नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 12 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है परीक्षा तिथि का ध्यान न दें, बल्कि अपनी तैयारी को विशेष रूप से तैयार करें और मेंस के साथ में प्री की तैयारी लगातार जो है करते रहिए। आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज का हमारा करंट अफेयर्स है। लेकिन उसके पहले, अगर आपका लक्ष्य पीसीएस 2024 मेंस है, यानी कि आप मेंस लिखने वाले हैं या फिर आपको 2025 में एग्जाम देना है, तो उसके लिए आंसर राइटिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और उसके लिए डिकोड एग्जाम पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके अपने उत्तर लेखन अर्थात अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं और उसमें सुधार करके अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम हमारा चलेगा, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर ये आपके सामने दिया गया है 8604409201। इस पर आप मुझसे सीधे कांटेक्ट करके अपनी बात रख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत है, पीसीएस में एडमिशन लेना है, पीसीएस की स्टडी समझनी है, आरओ की स्टडी समझनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो भी कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा उसके लिए भी आप मुझसे जो है यहां पर जो है संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्थान के नंबर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उन पर भी आप संपर्क करके अपना एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं आरओ का। ठीक है, पीसीएस के लिए आप सीधे आप मुझसे बात करिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में एआई एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की जो है अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे, आपको यह भी पता होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च से आगे 3 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है और यह अपने आप में जो है क्या है, जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनके हित में लिया गया है, अपने आप में एक दूरगामी फैसला साबित होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्किल इंडिया कार्यक्रम को साल 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि स्किल इंडिया प्रोग्राम आप जानते होंगे, सक्षम भारत जो है शिक्षित भारत बन सके, इसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और न सिर्फ स्किल इंडिया से युवा सशक्त होते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़कर के अपने जो है जो भी आय उनकी होती है उसमें जो है वृद्धि कर सकते हैं और इससे अंततः जो है हमारे जीडीपी में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, चलिए अच्छा, स्किल इंडिया चूंकि चर्चाओं में है तो इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में से एक सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय जो शिल्प मेला है वो भी शुरू हो गया है और ये मेला जो है 7 से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिए। इसमें 42 देशों की जो है शिल्पकार इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नीति आयोग ने 6 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के सुषमा स्वराज भवन में जो है एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें कई सारे जो है चीजों पर चर्चा की गई है। और नीति आयोग ने, जिसकी स्थापना 2015 में होती है, नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था और योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। और अब मुझे बताओ आप लोग कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मुझे इसका आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट करके फटाफट बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसका विषय क्या है, यानी कि इसकी थीम क्या है, यह भी आपके लिए जरूरी है। थीम है 2047 तक विकसित भारत की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना। यह नीति आयोग का जो क्या था, थीम था। मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपके एग्जाम में थीम से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए इस बार केंद्रीय बजट 2025-26 में कितना बजट आवंटित किया गया जो है 1,88,754 करोड़ रुपए जो है का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए किया गया है और इसके अंतर्गत कई सारी योजनाओं में और अलग अलग धन आवंटित किया गया है। उन योजनाओं के नाम, उनमें कितना धन आवंटित किया गया था, यह भी प्रश्न कल हमने आपको इसमें डिटेल में कराया हुआ था। वो सारी जानकारी आप लोग एकत्रित करके अपने कॉपी में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको पीडीएफ मिलती है। अगर आपने डिकोड एग्जाम का जो है टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां पर शाम को मिल जाती है। चलिए आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 11 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का आयोजन किया गया ताकि कर्नाटक में क्या हो सके, इन्वेस्टमेंट आ सके। इसके अलावा भारत का सेमीकंडक्टर बाजार
तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के चलते जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश हो रहा है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे और उसके पहले 2017 और 2019 में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के शासन में जो है वहां की यात्रा की थी। ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, यानी कि लास्ट डे का हमारा रिवीजन था। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर डी नहीं होगा भाई साहब, इसका उत्तर सूर्यमुखी होगा। ठीक है। चलिए, तो बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? तो ये हो जाएगा सूर्यमुखी होगा। क्या मैं सही हूं? सूर्यमुखी होगा। आई थिंक इसका सी इज द राइट आंसर ही होगा। बरसीम आप इसको जानते होंगे, पशुओं का बेसिकली चारा होता है गांव वगैरह में। अगर आप गांव में रहते होंगे तो बरसीम के बारे में बखूबी जानते होंगे। लोबिया आप लोग खाते होंगे, सब्जी होती है, और मसूर दाल होती है। ठीक है। चलिए, सूर्यमुखी से तेल निकाला जाता है, मतलब तेल, इसका ऑयल सूर्यमुखी का, है ना, जानते होंगे आप। चलिए, सनफ्लावर इसको बोलते हैं। आगे, अब आपके सामने आज का टॉपिक है एरो इंडिया 2025। इसका अभी आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारतीय वायुसेना की जो फाइटर पायलट हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है भाई साहब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बेंगलुरु के एलहांका वायुसेना स्टेशन पर शक्ति फॉर्मेशन का नेतृत्व करेंगी। और ये एक पॉइंट देखिए कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी 2 विमानों के साथ तेजस फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। एक पॉइंट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो क्या है, ये है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली और एकमात्र महिला पायलट हैं। इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि कितना बड़ा खिताब जो है शिवांगी सिंह के नाम पर है, और ये नाम इसीलिए है क्योंकि वो इंस्टा पर बैठ करके स्क्रॉल नहीं करती रही होंगी, वो अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के लिए हर रोज जीती रही होंगी, तभी जो है इतना बड़ा जो है काम उन्होंने किया। सोचिए कि ये खिताब अगर किसी के नाम, किसी महिला के नाम होता है, निश्चित तौर पर पूरी महिला शक्ति को जो है ये शक्ति को प्रसिद्ध करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, तो अपने हर एक मिनट, हर एक समय को संजोने का प्रयास कीजिए। और आपका भविष्य आपके वर्तमान से बनता है। अगर आपने आज अपने वर्तमान को नहीं संजोया, नहीं इस्तेमाल उसका किया, एक बात ध्यान रखिएगा, भविष्य आपका अंधकारमय होगा और कोई भी साथ आपका नहीं देगा। मैं अक्सर कहता हूं, बड़े बड़े वादे करने वाले लोग, बड़ी बड़ी उम्मीदें जताने वाले लोग एक पल में आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए अपना धर्म कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए और अपने सपने के लिए हर दिन, हर रोज जीना सीखिए। कई बार एक पॉइंट आती है सामने कि जो है सपने जो है क्या कहते हैं, बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देखो। ठीक है, अच्छी बात है, सपने देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन सपने जो है खुली आंखों से देखना ही नहीं है, बल्कि सपने पूरे होशो हवास में देखो। और उस सपने को देखने के साथ में जो मैनेजमेंट टाइम का होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी पर, उस मैनेजमेंट पे आपको क्या करना है, डेली काम करना है। सपने देखने से ही सपने पूरे नहीं होते हैं, चाहे खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से देखो, डजंट मैटर, लेकिन सपने देखो तो उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत होती है, उस मेहनत के लिए हर रोज जीना सीखिए। फिर देखिए कि आप जो है दुनिया के हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसकी तमन्ना, जिसकी चाहत आपको हर रोज होती है। चलिए, इसके पहले साल 2024 में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने देश के हल्के लड़ाकू विमान कौन, एलसीए तेजस में उड़ान भरकर जो है अपना एक इतिहास रचा था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी एयर शो हो रहा है, ये अभी तक फिलहाल का इंडिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है और कर्नाटक के बेंगलुरु में एलहांका स्थित वायु स्टेशन पर 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का आयोजन होगा। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। यह एरो इंडिया का 15वां संस्करण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, 15वां संस्करण है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और रक्षा मंत्रालय के अनुसार एरो इंडिया 2025 में भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना भी एक फोकस क्षेत्र है, यानी कि ताकि जो है क्या हो, जो स्टार्टअप है वो उस पर जो है क्या हो, ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब इस पर जो है आधारित एक प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि एरो इंडिया 2025 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही है? ऐसा नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है। दैट मींस कि आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, यानी कि गलत कौन सा कथन है ये पूछ रहा है। नंबर 1 पॉइंट, 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का आयोजन होगा। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट हमने आपको यहां पर जो है पढ़ के बताया, तो सही कथन है। दूसरा, भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूजा सिंह बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर शक्ति फॉर्मेशन का नेतृत्व करेंगी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। देखो अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है क्योंकि सारी लाइनें एकदम एज इट इज सही हैं, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर गलत लिखा हुआ है। क्या शिवांगी है भाई साहब, पूजा नहीं है, तो पूजा सिंह नहीं होंगी, शिवांगी सिंह होंगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए यह वाला पॉइंट क्या हो जाता है आपका रॉन्ग हो जाता है। बस क्या पूछा है, यही उत्तर हो जाएगा और बाकी 2 ऑप्शन तो आपके सही ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो सी पॉइंट में क्या लिखा है कि यह एरो इंडिया का 15वां संस्करण होगा। बिल्कुल सही बात है। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली और एकमात्र महिला पायलट है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या है आपका? रॉन्ग है, शिवांगी सिंह है, पूजा नहीं है। ठीक है, चलिए बस बी इज द राइट आंसर। आगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे। आप लोगों को पता होगा मणिपुर हिंसा पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इसी पर जो है बीएन सिंह ने माफी भी मांगी थी जनता के साथ की चूक हुई कहीं ना कहीं और उस हिंसा को रोकने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हुई, लेकिन ठीक है, चीजें कुछ कभी कभी हो जाती हैं। तो उन्होंने अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंप दिया है अब, और अभी फिलहाल वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद जो है 2-4 दिन जब भी होगा तो एक नए मुख्यमंत्री का जो है वहां पर गठन होगा। ठीक है, चलिए, तो यही बात यहां पर लिखा है। और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला जी, उनको जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मणिपुर के जो है राज्यपाल कौन है, आप कहेंगे अजय कुमार भल्ला जी हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार गठित होने के तक जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निवेदन किया है। ठीक है, अब मणिपुर चूंकि चर्चाओं में है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य है, आप जानते होंगे, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, और असम, ये सब बहुत, नागालैंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न बहुत पूछता है, आपके पूर्वोत्तर राज्यों से प्रश्न हर साल एक ना एक आपसे पूछता है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स में क्या करनी है, जानकारी एकत्रित कर लेनी है। ये आपका टास्क है, मैंने पहले भी दिया था। जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट किया होगा उसको कर लीजिएगा। जैसे असम, मेघालय, मणिपुर है, वहां पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उनकी सीमाएं किन किन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं, किन किन राज्यों से लगती हैं, ठीक है, वहां पर क्या कुछ फेमस है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के राज्यपाल के नाम क्या है, ये सारे प्रश्न जो है आपको क्या करने हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानकारी वहां पर एकत्रित करनी है। ये आपका होमवर्क है, टास्क नंबर 1 है, जो आपने 2 कॉपी बनाई होगी, उसमें से जो पहली आपकी कॉपी होगी टास्क वाली, होमवर्क वाली, वहां पर यह टास्क आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछता है भाई साहब आपसे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो आप यहां पर मैप देख पा रहे होंगे और इस मैप में आप देखेंगे पूर्व में क्या है, बर्मा यानी कि म्यांमार है इसके। ठीक है, पूर्व में क्या है, म्यांमार है। यहां पर उत्तर में देखेंगे तो मणिपुर के क्या है, आपका नागालैंड है। इधर पश्चिम में आपका असम है और सुदूर दक्षिण में क्या है, आपका मिजोरम है। ये देखो 4 स्टेटों से बहुत नजदीक क्या है अपने जुड़ा हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है, यहां पर इंफाल, इसकी क्या है, राजधानी है। कई बार आपसे राजधानी भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां के मूल निवासी कौन है, मैते जनजाति के लोग हैं और इसी पर कुछ बवाल भी चल रहा था, आप जानते होंगे। किसी दिन फ्री होंगे हम लोग तो जो है मणिपुर हिंसा पर एक अच्छा सा वीडियो बना लेंगे आपके लिए। ठीक है, और यहां के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्रफल अगर मणिपुर की बात करते हैं तो 22,347 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 8,628 वर्ग मील है आपका। ठीक है, और भाषा इनकी मेइतेलोन है, यानी कि जो मैते जनजाति के लोग हैं, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अब बात अगर 8वीं अनुसूची की आ गई है तो बताओ 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भारत की भाषाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुझे कमेंट करिए या फिर बताइए कि 8वीं सूची में कौन कौन सी भाषा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 8वीं अनुसूची की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसको आप लोग इंटरनेट से सर्च करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहां पर अब कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं कि यहां के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। अक्सर आपसे कुकी और नागा जनजाति कहां निवास करती है, यह आपसे प्रश्न पूछता है। मुख्यमंत्री के बारे में, अब चूंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा वहां पर दे दिया है, तो मुख्यमंत्री के बारे में भी हम लोग 2-4 पॉइंट यहां पर देख लेते हैं
तो मुख्यमंत्री की अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो 164 यानी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, राज्यपाल करता है आर्टिकल 164 के तहत में। और अब मुझे आप लोग बताओ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो ये वाला आप मुझे चाहें तो कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बता दीजिए अगर आपको आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप लक्ष्मीकांत परीक्षा वाली जो भी किताब आपके पास होगी उसमें से उसको देख लीजिएगा, या फिर आप जो है इंटरनेट के माध्यम से इसको सर्च करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके सामने इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आगे अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के जो है, ये पॉइंट रॉन्ग है, इसको कट कर दीजिएगा, ये एक्चुअली में रह गया था, ठीक है। चलो, ओवरऑल इसमें लिखा यह था कि प्रधानमंत्री को जो है दोनों सदनों में से एक सदन, सॉरी, मुख्यमंत्री को दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है अगर वहां पर विधान परिषद है, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसको मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है उसको अपना जो है किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। पॉइंट यहां पर लिखा हुआ था लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया, तो इसको हटा दीजिएगा। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ऐसा ना होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मैं हूं, हृदय मिश्रा हैं, ठीक है, अब मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मैं किसी पार्टी से जो है रिलेट करता हूं, मुझे बना दिया गया मुख्यमंत्री कि भाई ना मैं विधानसभा का सदस्य हूं ना मैं जो है विधान परिषद का सदस्य हूं, मुझे मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब मैं मुख्यमंत्री केवल 6 महीने तक रह सकूंगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, मुझे जो है अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना पड़ेगा। दैट मींस कि मुझे जो है किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे विधानसभा की या विधान परिषद की। अगर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता मैं नहीं लेता हूं तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं हटा दिया जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के मामले में भी यही होता है कि उसे भी जो है लोकसभा या राज्यसभा में से यानी कि उच्च सदन या निम्न सदन में से किसी एक सदन का जो है सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो जब उनको बनाया गया था पीएम तो वो राज्यसभा से आते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जो है आपका लोकसभा से ही हो, वो राज्यसभा से भी आ सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ध्यान रखिएगा। हालांकि लोकसभा को लोगों की सभा कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी राज्यसभा से भी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यह मामला आपका मुख्यमंत्री के मामले में भी होता है, जहां जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है। अच्छा, यहां पर एक बात और याद आ गई मुझे, बड़ी अच्छी, और इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा कि आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं, आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर क्या है, जहां पर एकल सदनीय जो है क्या है, विधानसभा, मतलब वो है विधानमंडल है, एक सदन, ठीक है। मतलब कि वहां पर केवल जो है विधानसभा है, विधान परिषद जो है नहीं है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, इस पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछता है और आप लोग निगलेक्ट करके चले जाते हो। वो कौन से राज्य हैं जहां पर केवल विधानसभा है, इसका उत्तर मुझे आप लोग दीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा आता है। देखो ऐसा है ना यार, ये सब चीजें ना आप लोग प्लीज हैंड टू हैंड जरूर कर लिया करिए, या जब मेरा वीडियो वाइंड अप हुआ करे ना तो इसको आप लोग नोट्स में अपने जरूर क्या करो। करंट अफेयर्स के साथ में अगर जीएस की तैयारी करते चलोगे, यकीनन आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। मैं पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, 1 महीना पढ़िए मेरा करंट अफेयर्स और फिर देखिए कि आप में अंदर कितना जबरदस्त जो है प्रोडक्टिविटी आपके अंदर आती है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एकल सदनीय जो है वो है। चलिए, ये हो गया पॉइंट आपका। और बाकी मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण होता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, यानी कि विधानसभा विधान परिषद के द्वारा। चलिए, अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, अनुच्छेद 167 यानी कि 167 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही बात है। सही बात है क्या? 167 है क्या आर्टिकल? नहीं, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। 167 नहीं है, या 160 क्या है, 4 है आर्टिकल नंबर, ध्यान रखिएगा, गलती आप तुरंत करेंगे, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है तुरंत, ठीक है। बाकी मणिपुर के जो मूल निवासी मैते जनजाति के लोग हैं, बिल्कुल सही बात है।
और ये जो है वहां के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, इस हिसाब से केवल एक कहां पर है देखो, क्योंकि ये तो सही है, तो केवल एक कहां पर है, ए में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे आपके एग्जाम में। अब ठीक इसी प्रकार से वो प्रधानमंत्री वाला भी आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिए कि उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है, ठीक है, और कौन करता है। चलिए आगे, रेपो रेट, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत बार आप लोग पढ़ते भी होंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे, और जो है कई बार आपके एग्जाम पूछ लेता है कि बताओ वर्तमान में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना भी है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को जो है कम किया हुआ है, तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा भैया, इसको भी याद करिएगा क्योंकि हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 6.25 कर दिया, यानी कि रेपो रेट 6.25 हो गया वर्तमान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए याद रखिएगा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर कितना 6.7% रहने की उम्मीद जताई है। तो आरबीआई के द्वारा 2025-26 के लिए विकास दर 6.7 रखी गई है, अनुमानित की गई है, और वहीं दूसरी ओर जो रेपो रेट रखा गया है वो रखा गया है 6.25 का। दोनों डेटा आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे, पहली तिमाही में 6.7%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में भी 6.5% की विकास दर रहने की जो है उम्मीद जताई गई है, यानी कि तीन महीने है ना, तीन महीने यानी 3 चौक 12, तो 4 पार्ट में जो है अलग अलग विकास दर जो है यहां पर जताई गई है, उम्मीद जताई गई इसकी। ठीक है, चलिए अब क्या है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसको आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को अपने पास बचे अधिशेष धन को जमा करते हैं और ब्याज दर अर्जित करते हैं। बस ये हो गया पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत में की गई थी। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संजय मल्होत्रा इसके जो है क्या है, गवर्नर हैं, और प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कहां पर था, कोलकाता में था, और 1937 में मुंबई जो है ये हस्तांतरित हो गया, और पहले ये निजी बैंक था, लेकिन 1949 में ये जो है एक सरकारी उपक्रम बन गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आप कहेंगे सर 1949 में। ठीक है, याद रहेगा, और 1935 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, बाकी गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं, और 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं, इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पर पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये पीडीएफ में जो है आपके एग्जाम में आ सकती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का जो है ये एक बैंक है अपने आप में, और कई मौद्रिक नीति से लेकर के अलग अलग नीतियां बनाना और बाकी काम इसका रहता है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये जो है आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पढ़िएगा आप लोग खुद से पीडीएफ में। ओके, चलिए वर्तमान में रेपो रेट कितना है भाई साहब, 5.62, 6.25, 7.25 या 8.25, बस बी इज द राइट आंसर, 6.25। यस, बी इज द राइट आंसर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन ये 8 से 9 फरवरी 2025 मतलब 2025 कर लीजिएगा। ठीक है, 8 से 9 फरवरी 2025 को नौसेना मुख्यालय दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 8 पूर्व नौसेना प्रमुख और वर्तमान नौसेना प्रमुख एक साथ में आए हुए थे। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, मोटो है, वो क्या है, पूर्व नौसेना प्रमुखों के सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाना तथा उन्हें नौसेना के नवीनतम विकास और नीतिगत पहलों से अवगत कराना था। यानी कि जो भी पूर्व में जो भी नौसेना प्रमुख रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा हो कि भाई ये ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए, तो उनके एक्सपीरियंस का जो है लाभ उठाना, और वर्तमान में जो है नौसेना किस प्रकार से काम कर रही है उस पर भी चर्चा करना, और उनको अवगत कराना कि भाई अब ऐसा काम हो रहा है, अब आप बताइए कि हमें और क्या इसमें बेहतर करना चाहिए। तो वो इसीलिए ये जो है सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन से अलग लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें पूर्व नौसेना प्रमुखों की प्रेरणादायक यात्राओं का वर्णन है। यानी कि इस बुक में लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम, यानी कि जो भी
पूर्व नौसेना प्रमुख रहे हैं, उनकी यात्राओं के बारे में इनमें दिया गया है। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम जो है पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, या इस पुस्तक का विमोचन कब किया गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी सम्मेलन में कब, 8 से 9 फरवरी 2025 को जो सम्मेलन नौसेना आयोजित किया है उसी सम्मेलन में इसका विमोचन किया गया। याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ एक पॉइंट और रखे हैं, आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा मैं यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बाकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमने आपको यहां पर बता दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, अब बताओ भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कब से कब तक हुआ। अभी जस्ट हमने आपको बताया कब हुआ, जल्दी बताओ। नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कब हुआ, 8 से 9 फरवरी 2025 के मध्य में हुआ। ये देखो यहां पर सीधे पॉइंट, यहां पर पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। टॉपिक नंबर 5 है ट्रोपैक्स 2025 संस्करण, जो ये अभी जो है आयोजित हुआ हो रहा है अभी। क्या है ये, आइए इसके बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट्स को जो है देखते हैं कि क्या कुछ इसमें जो है चीजें, ठीक है। चलिए, तो भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसको हम लोग ट्रोपैक्स बोलते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, का 2025 संस्करण अभ्यास वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में जो है क्या है चल रहा है। आई थिंक शायद 3 वीक या 3 महीने का ऐसा कुछ है शायद, है ना। चलिए, यह परिचालन स्तर का अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक दो युद्धपोतों की पर्याप्त भागीदारी के साथ साथ सभी युद्धक भारतीय नौसेना इकाइयों की भागीदारी के साथ द्विवार्षिक रूप से जो है आयोजित किया जाता है, यानी कि हर 2 साल पर जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। हिंद महासागर में अभी चल रहा है, ठीक है। और ट्रोपैक्स जो 2025 है, अगर हम इसके मोटो की बात करते हैं, इसके हम अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को मान्य करना तथा पारंपरिक, असममित और साथ ही मिश्रित खतरों के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धा समुद्री वातावरण में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित व एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल हम लोग समुद्री सुरक्षा को किस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं, उस पर एकीकृत रूप से किस प्रकार से काम कर सकते हैं, समन्वय हमारे बीच किस प्रकार का होना चाहिए कि समुद्री सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि हो और हम उसमें जो है बेहतर ढंग से कार्य कर पाए। ये इस जो है सम्मेलन का कहता है उद्देश्य है जो चल रहा है ट्रोपैक्स, ठीक है। और अभ्यास के दौरान लगभग 65 भारतीय वायुसेना जहाजों, 9 पनडुब्बियों और विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक विमानों वाले संयुक्त बेड़े को आगे जो है तैनात सैनिकों एवं अन्य रक्षा सेवाओं के साथ सहभागिता सहित नौसेना के संचालन की अवधारणा को मान्य तथा परिष्कृत करने के लिए जटिल समुद्री कार्रवाई परिदृश्यों के माध्यम से रखा गया है। ओवरऑल जो भी हमारे पास चीजें हैं उनको यहां पर रखा गया क्या कि ताकि इस अभ्यास को, इस ट्रोपैक्स को हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर सकें, इसको हम लोग क्रियान्वित कर पाए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए आगे, अब ट्रोपैक्स पर आपके सामने प्रश्न है कि बताओ ट्रोपैक्स का 2025 के संदर्भ, ट्रोपैक्स 2025 का हटा दीजिए, इसको का हटा दीजिए। ट्रोपैक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, यानी कि आपसे पूछा है राइट स्टेटमेंट कौन सा है, नंबर 1, या द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ट्रोपैक्स 25 का यहां पर उद्देश्य लिखा गया है, जो उद्देश्य यहां पर लिखा गया है बिल्कुल सही उद्देश्य लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 1 और 2 दोनों ही कथन यहां पर हमारे लिए सही रहेंगे, यानी कि 1 और 2 इज द राइट आंसर। दैट मींस कि आपका सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, बिल्कुल सही बात है, सी। नंबर 1, नंबर 6, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, यह भी अभी आयोजित हो रहा है। आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछ सकता है। तो युवा मामलों के विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार 7 से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक, ठीक है, ये क्या दिखेगा क्या, 7 से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर, कहां पर है ये, गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, गांधीनगर गुजरात में किया गया, 7 से लेकर के 11 फरवरी 2025 के मध्य में किया गया, याद रहेगा। चलिए आगे, केंद्रीय मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं। इन्होंने 8 फरवरी 2025 को इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया, करेंगे नहीं, कर दिया तो हो गया, उद्घाटन किया कर लीजिएगा, ठीक है, जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। और 30 से 31 अगस्त 2018 की बात अगर आप लोग याद करेंगे तो उस समय काठमांडू में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जब हुआ था, तो वहीं पर इसी चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने
3 दिवसीय बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जो है क्या की थी, घोषणा की थी 2018 में। याद रहेगा पॉइंट, ठीक है। तो कि ये पूछ सकता है कि बताओ बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा कब की गई थी पहली बार? आप कहेंगे 2018 में, जब बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन काठमांडू में चल रहा था, उसी समय जो है ये हुआ था। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताइएगा, या बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जानकारी एकत्रित करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि सदस्य देशों के द्वारा किए गए युवा नेतृत्व वाली पहलों पर अनुभवों और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए बिम्स्टेक देशों के युवाओं को एक एकीकृत मंच पर जो है लाना है, ठीक है। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का प्राथमिक जो उद्देश्य है, सदस्य देशों के बीच अनुभवों और युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, और बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में ये इसकी जो है थीम है, ठीक है। और इस थीम को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब पॉइंट आपके सामने दे रखा है। और भारत सरकार का कुछ लक्ष्य है। भारत सरकार का लक्ष्य इस युवा ऊर्जा को, यानी कि जो भी हमारा सम्मेलन हो रहा है, तो क्योंकि युवाओं के अंदर क्या होती है, जो है एनर्जी होती है, तो इस युवा ऊर्जा को 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगाना है। आप जानते होंगे 2030 तक हमें जो भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं, 17 एसडीजी गोल हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि 17 जो आपके सतत विकास गोल हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, और 30 तक उन 17 गोलों को हमें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो जो युवा है उनको हम लोग इसी जो है लक्ष्य के प्राप्ति में लगाएं, इसीलिए इस समय का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही बात है, एक पॉइंट आपका सही है। दूसरा, 30 से 31 अगस्त 2018 को काठमांडू में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान ही मोदी जी ने जो है इसकी घोषणा की थी। तो बिल्कुल सही बात है, यह भी कथन आपके लिए सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाते हैं सही। तो कूट में देखो कहां पर है 1 और 2, तो सी वाले में है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपके लिए सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर। नाउ स्वावलंबनी कार्यक्रम ये अभी चर्चाओं में है, और स्वावलंबनी तो लग रहा है कि यार ये महिलाओं के लिए है, और स्वावलंबनी मतलब स्वावलंबित होना, यानी कि तरीके से डिपेंड हो जाना अपने आप में। तो ये कार्यक्रम बेसिकली महिलाओं को सशक्त करने के लिए है, स्वावलंबन प्रदान करने के लिए है। यानी कि इस कार्यक्रम को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय याद रखिएगा क्या, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया है। यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, एम्पावर किया जा सके, और वो एक कुशल उद्यमी बन करके जो है उभरे। इसके लिए जो है यह स्वावलंबनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हमारे अर्थव्यवस्था में 50% का है, और वो स्वावलंबी बनेंगी तो ही क्या होगा, वो एक सफल उद्यमी बन सकेंगी। इसी के लिए जो है यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मार्गदर्शित कर उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि जो है वह एक सफल उद्यमी बन सके। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो कार्यक्रम है स्वावलंबनी कार्यक्रम, यह है आपका बेसिकली असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों हेतु के लिए क्या किया गया है, बनाया गया, जो कि आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं। और आप यह भी जानते होंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई ऐसे महिला संगठन, कई सारे ऐसे एनजीओ हैं जो महिलाओं को सशक्त करके उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन स्वावलंबनी योजना के माध्यम से क्या होगा, उनको और मजबूत किया जाएगा, और सशक्त किया जाएगा, और एम्पावर किया जाएगा, ताकि वो एक बेस्ट जो है उद्यमी बन सके, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आपके सामने प्रश्न है कि स्वावलंबनी कार्यक्रम, ठीक है, के संदर्भ में लिख लीजिएगा, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है ना, खेल के प्रति नहीं करना है, इनको जो है सशक्त करना है, ताकि ये सफल उद्यमी बन सके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, बिल्कुल सही बात है, और जो कि असम, मेघालय और मिजोरम राज्य होते बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा कथन हो जाएगा सही, पहला हो जाएगा रॉन्ग। और क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, मतलब कि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो केवल एक आपका सही नहीं है, यानी कि इस हिसाब से केवल एक क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नाउ पनामा के बारे में आप जानते होंगे, पनामा नहर के बारे में भी आप जानते होंगे, पनामा देश के बारे में भी आप जानते होंगे, और
ये अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए भाई साहब क्योंकि पनामा में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो है विकासवादी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने वहां पर जो है सहायता राशि देने की घोषणा की है और इसीलिए पनामा अभी चर्चाओं में है। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं। यानी कि पनामा में भारत द्वारा विभिन्न परियोजना हेतु अनुदान राशि जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में भारत और पनामा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता के तहत भारत सरकार पनामा को कई सामुदायिक योजनाओं हेतु अनुदान सहायता प्रदान करेगा। और अब चूंकि पनामा चर्चाओं में है तो पनामा के बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं। पनामा की प्रादेशिक जो सीमाएं हैं, पश्चिम में कोस्टा रिका, क्या पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो कोस्टा रिका से इसकी सीमाएं जो है लगती हैं। किसकी? पनामा की। पश्चिम में कोस्टा रिका कहां पर है भाई साहब? पश्चिम में, ये देखिए पश्चिम में कोस्टा रिका है, इसकी सीमा ये, और ये बीच में क्या है आपका? पनामा है। ठीक है बात, बिल्कुल। और पूरब में कोलंबिया से लगते हैं, तो पूरब में कोलंबिया इसे कहां पर है? पूरब में इसका कोलंबिया हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जबकि इसकी समुद्री सीमाएं उत्तर में कैरेबियन सागर, उत्तर में कैरेबियन सागर समुद्री सीमा, उत्तर में कैरेबियन सागर कहां पर है? तो उत्तर में आपका हो जाएगा कैरेबियन सागर। ये देखिए, ये हो गया आपका क्या? ये समुद्री सीमा है इसकी, ये हो जाएगा आपका कैरेबियन सागर। ये पनामा है और यह देखिए इसकी सीमाएं क्या है, यहां पर कैरेबियन सागर से जो है लगती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आप थोड़ा सा जूम करके चाहें तो इसको देख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है। ये देखो, ये पनामा है आपका और ये आपका क्या है? कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी की सीमाएं देखो यहां से ऐसे लग रही है कैरेबियन सी की। ठीक है, पनामा के साथ में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उत्तर में कैरेबियन सागर हो गया और दक्षिण में जो है किससे? प्रशांत महासागर में। दक्षिण में इसके जो है प्रशांत महासागर है। ये देखो, ये क्या है? प्रशांत महासागर है। इसकी सीमा भी देखो पनामा से यहां पर ऐसे लग रही है। अब इसको भी देख लो आप थोड़ा सा। ये देखो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है पैसिफिक ओशियन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये है आपका पैसिफिक ओशियन और ये है पनामा। इसकी सीमा देखो यहां से ऐसे लग रही है। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में जो देश चर्चाओं में रहता है उसकी समुद्री सीमाएं कहां से लगती हैं और स्थलीय सीमाएं कहां से लगती हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, और जब मुझे कोई फीलिंग आती है भाई साहब तो वो प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। पनामा जो नहर है, ठीक है, नया नहीं पनामा होगा। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला जो है मानव निर्मित जलमार्ग है और ये कुछ उसी प्रकार से जैसे स्वेज नहर आपकी है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से पनामा नहर का अस्तित्व बहुत बड़ा है अपने आप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पनामा की प्रादेशिक सीमाएं पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया से लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा इसको। ठीक है, सही है। पनामा, ठीक है, नहर होगा पनामा। इसको कट कीजिएगा भाई साहब, एक बार कट होगा तो यहां भी। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला मानव निर्मित मार्ग है, जल मार्ग है। किसको? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अब ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पनामा नहर है वो किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे सर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जो है ये जोड़ता है। कौन? ये जो आपका पनामा जो है नहर है। ये देखिए, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला मानव निर्मित जो है जलमार्ग है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है आपके लिए, ये अटलांटिक ओशियन है आपका, ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, इसी को जोड़ता है कौन? पनामा नहर। ओके, चलिए, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही। नाउ नेक्स्ट है, अब आपके सामने एक चर्चा है, पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, इसको मिर्गी भी बोलते हैं, मिर्गी, और गांव में मिर्गी बोलते हैं बेसिकली। और इसमें कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां हैं इस चीज को लेकर के, मिर्गी को लेकर के। कई बार विवाह संबंध जो है विच्छेद हो जाते हैं, यानी कि दूर हो जाते हैं कई बार। और पहले तो इसको लेकर के बहुत जो है क्या कहते हैं भ्रांति थी अपने आप में, लेकिन अब नहीं, उतनी नहीं है। तो ये छोटी सी डिजीज है, मस्तिष्क संबंधी, नर्वस सिस्टम संबंधी एक डिजीज है अपने आप में। और इसका प्रमुख कारण अगर हम बात करते हैं मिर्गी का, तो यानी कि एपिलेप्सी का, तो इसमें क्या होता है कि जब कभी आपको कोई चोट लग जाती है, कुछ ऐसा होता है जिसका इंपैक्ट आपके माइंड पर होता है, तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है अपने आप में, और जो है न्यूरॉन्स वर्क नहीं करते हैं अपने आप में। तो कभी कभी बेहोशी की हालत हो जाती है, कभी कभी आपको दौरे आने लगते हैं ना, दौरा आना। बेसिकली दौरा जब आता है तो लोग कहते हैं मिर्गी आ गई आपको, गांव में अक्सर कहते हैं लोग।
तो उसी को लेकर के जो है ये एपिलेप्सी डे बनाया था कि ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाना कि भाई देखो छोटी सी बीमारी है, इसका दवा पानी करोगे तो ये सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम जाके तुरंत डिवोर्स दे दो, है ना। ऐसा मत करना कि पति को आ गया जो है मिर्गी तो जाओ हम तो तुमको दे रहे हैं डिवोर्स, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। पति पत्नी में से किसी को भी आ सकता है, ठीक है। पति पत्नी ही नहीं भाई, आपके घर परिवार में किसी को भी ये हो सकता है, कभी कोई चोट लग गई हो, कभी कुछ हो गया हो। कई बार जो है अगर आपके घर में किसी को है तो कई बार क्या होता है आपको भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। कुछ कुछ जेनेटिक्स है, कुछ कुछ है ना, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जेनेटिक है डिजीज अपने आप में। अगर आपके किसी घर में किसी को रहा होगा पहले कभी तो आपको होने के चांस हो सकते हैं ना। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को जो है मनाया जाता है। तो इस बार 10 जो है फरवरी को शायद मंडे था तो मनाया गया, तो यह दिवस 2025 में 10 फरवरी को मनाया गया। और अगर हम नेशनल एपिलेप्सी डे की बात करते हैं तो ये आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। साल 2015 में पहली बार इसे मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस एपिलेप्सी डे मिर्गी से पीड़ित लोगों के लिए अधिक जागरूकता और सहायता के लिए स्थापित किया गया था, ठीक। और यह पहल शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति महत्व पर जोर देते हुए मिर्गी पीड़ित लोगों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों को आवाज देती है, मतलब कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करती है, अवेयर करती है, ठीक है। यह दिवस क्या है? यह दिवस अंतरराष्ट्रीय मिर्गी ब्यूरो और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी विरोधी लीग द्वारा आयोजित एक पहल है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो आपका संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार मिर्गी एक मस्तिष्क का संबंधी यानी कि मस्तिष्क संबंधी और गैर संचारी रोग है। बस यही सब है, बाकी संक्रामक रोग ये नहीं है, ठीक है। वायरल नहीं होता है ये कि हमको है तो तुमको बगल में बैठे रहोगे तुमको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। संक्रामक डिजीज ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमको हो गया तो तुमको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा अगल बगल बैठो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। चोट वोट के कारण ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब बताओ कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, यही गलत है। राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस 10 नवंबर को नहीं मनाया जाता है भाई साहब, ठीक है, ये रॉन्ग है आपका। ये कब होता है? ये 17 नवंबर को होता है, 10 नवंबर को नहीं होता, बस यही हो जाएगा रॉन्ग। बाकी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आपकी जो है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को बेसिकली पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आप लोग यह भी जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 जनवरी को, यह भी सही है। ये वाला कथन हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे, भारत ऊर्जा सप्ताह, अभी इसका भी आयोजन हो रहा है, ठीक है। और भारत का ऊर्जा महाकुंभ 11 फरवरी से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 4 दिवस का जो है ये सम्मेलन है अपने आप में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वर्चुअल फॉर्म में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। यह कार्यक्रम मंत्री स्तरीय और सीईओ की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम जो है ये होने वाला है, यानी कि हुआ है। और 10 देश इस कार्यक्रम में अपना मंडप जो है क्या करेंगे, स्थापित कर रहे हैं या किया उन्होंने, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता को विश्व स्तर पर मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा, इसी जो है क्या या पेश किया गया किसमें, इसी जो है सम्मेलन के दौरान। इसके साथ ही कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 10 देश इस कार्यक्रम में अपना जो है मंडप स्थापित करेंगे। तो ये प्रमुख देशों के नाम हमने लिख दिया, इसके पहले हमने बताया आपको कि 10 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, इंदौर या मुंबई? सिंपल सी बात आपका नई दिल्ली में, ठीक। ये हो गया हमारा आज का जो है करंट अफेयर्स। और अब आपके सामने जो है एक ये है इंफॉर्मेशन है कि अगर आप पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, डिटेल्स जानकारी अगर आपको लेनी है, इसमें वीडियो और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके होंगे, पीडीएफ फाइल में आपको नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे, किसी बाहरी किताब या स्रोत पर आपको नहीं जो है जाना होगा। और टेस्ट सीरीज प्री की, मेंस की, प्री का पीवाईक्यूज, प्री प्लस मेंस का आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके डेली क्विज, आपका बहुत कुछ मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी, आपकी फीस भी वापस कर दी जाएगी अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है या तैयारी कैसे करें, कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप 8604409201 पर आप जो है सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि बताओ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है?
और आपके सामने एक प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रमुख कार्यों को बताइए कि सीएजी के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं। पॉलिटी का यह प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। यह हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सभी इस बार सफल हो और मुझे डिकोड एग्जाम से इस बार एसडीएम और आरओ भर भर के चाहिए भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। मेरी तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।